डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कारगिल में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ? 23 बरस बाद भी कई लोग इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सके। आज हम आपको इस जंग की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि कारगिल जंग शुरू किसने की थी और ख़त्म किसके कहने पर हुई। सबसे पहले तो कारगिल को समझ लें कि यह है क्या, इसकी इतनी अहमियत क्यों है। कारगिल कश्मीर के इलाके लद्दाख का एक ज़िला है। इस ज़िले की सरहद पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है और इससे जो करीब तरीन पाकिस्तानी शहर है वो स्कर्दू है। कारगिल की फ़ौजी अहमियत यह है कि श्रीनगर से लद्दाख आने वाली अहम तरीन शाहराह NH1 इससे गुजरकर लद्दाख के दारुल हुकूमत लाह और दूर दराज के इलाकों तक जाती है। अब लद्दाख वो इलाका है जहां एक तरफ सियाचिन और दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। इन दोनों इलाकों में लाखों भारतीय फौजी मौजूद हैं जिनकी वाहिद सप्लाई लाइन ये NH1 है जो कारगिल से गुजरती है। अगर इस सप्लाई लाइन को काट दिया जाए तो सियाचिन और चीन के दोनों के साथ भारतीय फौजी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती है। तो पाकिस्तान का मकसद भी यही था कि कारगिल पर कब्जा करके उस अहम तरीन सड़क NH1 को काट दिया जाए और फिर अगर मुमकिन हो तो पाकिस्तानी फौज सियाचिन पर भी कब्जा कर ले। कुछ पाकिस्तानी कमांडर तो इस सड़क पर कब्जा करके आगे श्रीनगर की तरफ भी पेशकदमी करना चाहते थे। अब इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जे का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे को पहली बार 1996 में पेश किया गया जब अभी जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ नहीं बने थे। तब जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे। पाकिस्तानी फौज के एक अफसर जो खुफिया इदारे ISI में DG एनालिसिस थे और बाद में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने, ये थे जनरल अजीज खान। लेकिन जो मंसूबा जनरल जहांगीर करामत को पेश किया गया था वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि आर्मी के अंदर मुख्तलिफ शोबों ने इसकी मुखालफत की थी क्योंकि इस मंसूबे पर अमल करना नामुमकिन था। इससे भारत के साथ जंग का खतरा पैदा हो सकता था। इसके अलावा फौजी लिहाज से ये मंसूबा बहुत मुश्किल था और इसमें शिकस्त के चांस बहुत ज्यादा थे। जनरल जहांगीर करामत ने यह मंसूबा रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनके बाद आने वाले नए आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने इस पर अमल का फैसला कर लिया। भारतीय फौजी सर्दी के मौसम में कारगिल खाली करके जाते थे क्योंकि कारगिल में इतनी सर्दी पड़ती थी कि इतनी तो सियाचिन में भी नहीं पड़ती थी। कारगिल में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता था जिसमें इंसान तो क्या सख्त जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। जनरल मुशर्रफ पहले सियाचिन में भी लड़ चुके थे। 1987 में उन्होंने सियाचिन में पाक फौज के एक हमले की प्लानिंग की थी। ये हमला शुरू में कामयाब रहा था और इसमें पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की 2 चौकियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद दुश्मन ने ये दोनों चौकियां दोबारा हासिल कर ली। इस तरह जनरल मुशर्रफ को सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर लड़ने का खासा तजर्बा हो गया। अब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ बनने के बाद सियाचिन और कारगिल दोनों में अपनी मर्जी का एडवेंचर करना चाहते थे। कारगिल पर हमला करना बहुत ही आसान था क्योंकि सर्द मौसम में भारतीय फौज की चौकियां खाली होती हैं। इस प्लान में पाक फौज के 4 बड़े कमांडर्स आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज और कमांडर 10 कोर जनरल महमूद अहमद के अलावा एक और जनरल जावेद हसन शामिल थे। जावेद हसन पाकिस्तान की फौजी कमान फेडरल कोर नॉर्दर्न एरियाज के कमांडर थे जो जनरल महमूद अहमद की 10 कोर के अंडर थी। इन चारों जर्नैलों ने अक्टूबर 1998 में खुफिया मुलाकात में कारगिल ऑपरेशन पर अमल करने का फैसला किया। कारगिल में पाक फौज के मिशन को ऑपरेशन कोपैमा का नाम दिया गया, लेकिन ये एक मुकम्मल खुफिया ऑपरेशन था जिसमें किसी और फौजी कमांडर, इंटेलिजेंस, एयरफोर्स या नेवल चीफ्स को कुछ भी नहीं बताया गया। हत्ता के वजीर आजम नवाज शरीफ या सदर रफीक ताड़र जो कि आईनी तौर पर मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ होते हैं, उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया। जनरल मुशर्रफ ने जनरल जावेद हसन को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी NLE के साथ ऑपरेशन करें। इस फोर्स के जवान सादा कपड़ों में कारगिल में दाखिल होंगे और खुद को मुजाहिदीन जाहिर करेंगे। जब आलमी बरादरी पाकिस्तान पर उन जवानों को वापस बुलाने के लिए दबाव डालेगी तो पाकिस्तान उनसे किसी भी किस्म के ताल्लुक को तस्लीम ही नहीं करेगा। जनरल मुशर्रफ की इजाजत मिलने के बाद नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने मुजाहिदीन के रूप में LOV को अबूर किया और दुश्मन के इलाके में 9 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने LOC के साथ साथ कारगिल, द्रास और बिटालिक सेक्टर में उन चौकियों पर कब्जा शुरू कर दिया जिन्हें भारतीय फौजी सर्दियों में खाली करके गए थे। लेकिन उन चौकियों पर कब्जा करना तो आसान था,
लेकिन वहां भारी जंगी साजो सामान यानी तोपखाना वगैरह पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। एक एक तोप का वजन हजारों किलोग्राम था और इसे 17,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचाना था। तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने यह किया कि रूस से इंपोर्ट किए गए MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन तोपों को पहाड़ों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। यह काम आसान हरगिज नहीं था, क्योंकि MI-17 जैसा ताकतवर हेलीकॉप्टर भी इतनी वजनी तोपें नहीं उठा सकता था। इसलिए इन तोपों के मुख्तलिफ पुर्जे अलग अलग कर दिए गए। फिर उन पुर्जों को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर पहाड़ों पर पहुंचा दिया गया। उनके साथ ही खाने पीने के सामान, दूसरी जंगी मशीनरी और लिबास वगैरह भी पहुंचा दिए गए। अब ये सब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों में किसी को नहीं पता था कि LOC पर क्या खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे भी बेखबर थे, लेकिन स्कर्दू में बैठे हुए इंटेलिजेंस अफसरान ज्यादा देर इस नकलो हरकत से बेखबर नहीं रहे। उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल एहसानुल हक थे। उन्हें एक फील्ड ऑफिसर ने इत्तला दी कि स्कर्दू पर बड़े पैमाने पर कोई फौजी सरगर्मी हो रही है, हेलीकॉप्टरों से तोपें लटका कर लाई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। जनरल एहसानुल हक ने यह इत्तला आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को भेज दी। जनरल मुशर्रफ के साथी जनरल महमूद अहमद, जो कि 10वीं कोर के कमांडर थे, उन्होंने जनरल एहसानुल हक को अपने हेडक्वार्टर बुलाकर डांटा और इत्तला देने वाले अफसर को नामालूम करके उसे भी डांट डपट करके चुप करवा दिया। लेकिन सिर्फ जनरल एहसानुल हक को ही यह बात मालूम नहीं थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ तैनात पाकिस्तानी फौजी दस्ते भी इस सरगर्मी की रिपोर्ट्स अपने हेडक्वार्टर्स में भेज रहे थे। कई पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों ने जनरल मुशर्रफ से इस बारे में पूछा, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने उन्हें टाल दिया। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में LOC के साथ साथ मौजूद भारतीय फौज को इस ऑपरेशन की इत्तला हो गई थी। जनवरी 1999 में एक भारतीय कर्नल पशबिंद ओब्राय ने अपने हेडक्वार्टर को इत्तला दी कि पाकिस्तानी फौजी दस्ते मकबूजा कश्मीर में 6 किलोमीटर तक घुस आए हैं, लेकिन भारतीय फौजी कमांडर्स ने इन पर कोई संजीदा कदम नहीं उठाया और इसे महज एक अफवाह समझा। पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में जितने इलाके पर कब्जा किया था, अगर बात वहां तक ही रहती तो पाकिस्तान को फौजी फायदा मिल सकता था। भारत शायद पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी फौजी कार्रवाई न कर पाता जैसी उसने बाद में की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौजी ऑपरेशन की जरूरत से ज्यादा ही फैला लिया। एक रोज एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मसूद असलम हेलीकॉप्टर पर दराज सेक्टर में दुश्मन के इलाके का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि ये इलाका दूर दूर तक खाली पड़ा है। उन्होंने इसकी इत्तला जनरल मुशर्रफ और दूसरे कमांडर्स को भेज दी। जनरल मुशर्रफ इस इत्तला से खुश हुए और उन्होंने इस इलाके में 196 पोस्टें कायम करने का फैसला कर लिया। हालांकि पहले सिर्फ 10 या 12 पोस्टें कायम करने का प्लान था। ज्यादा पोस्टों की वजह से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों की तादाद भी बढ़ाना पड़ी। हर पोस्ट पर 5 से 8 जवान तैनात करने का फैसला किया गया। 196 पोस्टों पर मजमूई तौर पर 1000 से 1500 तक जवान तैनात हो सकते थे। जब साल 1999 शुरू हुआ तो NLI के जवान मकबूजा कश्मीर में 24 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुके थे। कारगिल और द्रास के 97 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारतीय कब्जे से आजाद हो चुका था। 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तान के डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन MO में कारगिल पर पहली सरकारी मीटिंग हुई। इसमें पहली बार डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल तौकीर ज़िया को इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया। उसके बाद 29 जनवरी को जबकि ऑपरेशन शुरू हुए कई माह गुजर चुके थे, वजीर आजम नवाज शरीफ को पहली बार इस ऑपरेशन के मुतालिक बताया गया। जी हाँ, नवाज शरीफ को ऑपरेशन शुरू होने के कम अज कम 4 महीने बाद इसके बारे में बताया गया, लेकिन वो भी बड़े गोलमोल से अंदाज में। वो इस तरह के जनरल मुशर्रफ ने स्कर्दू में वजीर आजम नवाज शरीफ को LOC पर ब्रीफिंग दी, लेकिन ऑपरेशन को पैमा या किसी फौजी कार्रवाई का नाम नहीं लिया गया। फिर मजीद मीटिंग्स हुई और नवाज शरीफ से सिर्फ ये कहा गया कि हमें LOC पर मुजाहिदीन की मदद करनी चाहिए। नवाज शरीफ नहीं समझ सके कि कोई ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वो खामोशी से जनरल मुशर्रफ की तायद करते रहे। फिर मई 1999 में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन उस वक्त भी नवाज शरीफ को कुछ पता नहीं था। लेकिन 13 मई को बात ज्यादा बढ़ गई। भारतीय इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले 2 कश्मीरी चरवाहों ने बिटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी जवानों का मोर्चा खोदते देख लिया। जब इस बात को चेक करने के लिए भारतीय फौज का एक दस्ता पहुंचा तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। 6 दिन बाद द्रास सेक्टर में तलोंग की चोटियों पर बैठे जवानों ने फायरिंग करके भारतीय फौज का असलहा जखीरा तबाह कर दिया। अब भारतीय फौज ने भी कारगिल ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय लड़ाका तैयारे कारगिल पर बमबारी करने लगे। भारतीय फोर्स ने यूरोप से मंगवाई गई जदीद लॉन्ग रेंज
बोफोर्स तोपों का भी कारगिल में इस्तेमाल किया। इस दौरान पाकिस्तान में एक आला सतह की फौजी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जनरल मुशर्रफ ने तमाम फौजी कमांडरों का एतमाद में लिया। जनरल मुशर्रफ पूरे एतमाद थे कि ऑपरेशन को पैमा यानी कारगिल में जारी फौजी कार्रवाई कामयाब होगी। लेकिन इस मीटिंग की फ्रंटियर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने इस मंसूबे की मुखालफत की, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने उनके एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फिर 17 मई को जब ऑपरेशन शुरू हुए 7 महीने हो चुके थे, तो तब कहीं जाकर नवाज शरीफ को इस ऑपरेशन के बारे में मालूम हुआ। वो भी इस तरह कि उन्हें रावलपिंडी में एक ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी काबीना के कई वजीर मौजूद थे। इस मीटिंग में नवाज शरीफ को ऐसे नक्शे पर ब्रीफिंग दी गई जिसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान LOC को वाज़ेह नहीं किया गया था। सिर्फ फौजी माइंड रखने वाला शख्स ही इस नक्शे को समझ सकता था। इस नक्शे पर सुर्ख नुक्ते लगाकर पाक फौज की पोजीशन वाज़ेह की गई थी। फौजी अफसरों ने नवाज शरीफ को सिर्फ यही बताया कि पाक फौज दुश्मन की अहम चौकियों पर काबिज हो चुकी है। यहाँ से हम आगे बढ़कर दुश्मन की अहम सड़कों को काट देंगे और 5 मरहलों में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जनरल अजीज खान ने नवाज शरीफ से कहा कि तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और आप फातेह कश्मीर के तौर पर याद रखे जाएंगे। नवाज शरीफ इस खुशामदी जुमले पर बहुत खुश हुए और पूछा कि श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम कब लहराएगा। इस मीटिंग में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गारंटी दी कि यह ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी नहीं समझे कि पाक फौज LOC क्रॉस कर चुकी है। इस मीटिंग में वजीर खारजा सरताज अजीज ने ऑपरेशन की मुखालफत की। अमूर कश्मीर के इंचार्ज मेजर जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक ने भी इस ऑपरेशन पर एतराज़ात किए। ऑपरेशन के दौरान फौज की सप्लाई लाइन के हवाले से सवालात उठाए गए। नवाज शरीफ ने इस ऑपरेशन की रस्मी इजाज़त दे दी, लेकिन उन्हें अब भी असल बात का नहीं पता था। मीटिंग के बाद नवाज शरीफ को उनके सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार अली, जो कि चौधरी निसार के भाई थे, उन्होंने इस कार्रवाई के असली स्कोप की इत्तला दी। उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि जनरल मुशर्रफ LOC को पार कर चुके हैं। इस पर नवाज शरीफ को हैरत का झटका लगा। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बुलाकर उनसे पूछा कि आपने LOC क्यों और किसकी इजाज़त से क्रॉस की। जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा किया, आप ऑर्डर करें तो फौज वापस बुला लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ शायद ये समझे कि अगर उन्होंने इस मौका पर फौज को वापस बुलवाई अगर फौज वापस बुलाई तो उससे उन्हें सियासी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने फौज वापस बुलवाने का हुक्म नहीं दिया। उन्होंने कहा फौज हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए हम उसके एक्शंस को सपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ ने ये बात कह दी, मगर वह लाहौर में भारतीय वजीर आजम वाजपेयी के साथ अमन मुआहिदा कर चुके थे। जब वाजपेयी को पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन का इल्म हुआ तो उन्होंने नवाज शरीफ को फोन करके एहतजाज किया। इन दिनों कारगिल में शदीद लड़ाई हो रही थी। भारतीय लड़ाका तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स कारगिल के पहाड़ों में NLI के जवान की सप्लाई लाइंस और मोर्चों पर शदीद बमबारी कर रहे थे। भारतीय एयरफोर्स ने MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को बमबारी के लिए भेजा था। ये तैयारे पाकिस्तानी जवानों पर क्लस्टर बम भी बरसा रहे थे। ये वो बम है जो बहुत बड़े इलाके में फैलकर बेपनाह तबाही मचाता। आलमी सतह पर इसके इस्तेमाल पर पाबंदियां, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ये बम पाकिस्तानी जवानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। जिन पहाड़ों पर NLI के जवानों ने कब्जा कर लिया था, उन पर भी शदीद भारतीय फौजी दस्ते चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें शदीद नुकसान का सामना था। पाकिस्तानी जवान बुलंदी से उन पर गोलियों की बारिश करके उन्हें पीछे धकेल रहे थे। भारतीय फौज हर रोज दर्जनों लाशें उठा रही थी। आखिर में भारत ने मिराज 2000 तैयारे भी कारगिल की जंग में झोंक दिए। भारतीय एयरफोर्स की बमबारी से पाकिस्तानी चौकियों की सप्लाई लाइन कट गई। जवानों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया, फिर भी वो कई हफ्तों तक खाने और पानी के बगैर ही लड़ते रहे। उन्होंने इतनी दलेरी से भारतीय फौज को नाकों चने चबवाए कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी की दाद दिए बगैर न रह सका। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की बहादुरी का लोहा तो भारत भी मानता है। पाकिस्तानी जवानों ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे, एक MiG-21 और दूसरा MiG-27 भी मार गिराया। इनमें एक तैयारे के पायलट मारा गया और दूसरा पाकिस्तान में जंगी कैदी बन गया। लेकिन इन जवानों की बहादुरी कुछ काम नहीं आ रही। जवानों के पास जख्मियों के इलाज के लिए कोई सामान नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी जवान बहुत मुश्किल हालात में अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हटने लगे। जब भारतीय फौज ने देखा कि पाकिस्तानी पीछे हट रहे हैं तो उन्होंने अपनी बमबारी और बढ़ा दी। दिन रात पाकिस्तानी चौकियों पर बेतहाशा गोले गिरने लगे। इस गोलाबारी से बहुत नुकसान हुआ। अब ये वो हालात थे जिनमें 4 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात करके उनसे मदद मांगी।
वो चाहते थे कि पाकिस्तानी फौजियों को कारगिल से बाइज्जत और महफूज वापसी का रास्ता दिया जाए। बिल क्लिंटन ने इस मीटिंग में भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी को भी फ़ोन किया। मीटिंग के आखिर में तय हुआ कि पाकिस्तान बगैर किसी शर्त के कारगिल से फ़ौज निकालेगा और अमरीका मसला कश्मीर पर पुरअमन हल के लिए ताउन करेगा। इस ऐलान को ऐलान वाशिंगटन का नाम दिया गया और इसके तहत पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियां खाली कर दी। यूं ये जंग खत्म हो गई। बाद में नवाज शरीफ ने इस मामले पर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करके कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की कोशिश की तो जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ही इक़्तिदार से हटा दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए नसीम ज़हरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द को और कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन की किताब जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपना चैनल मज़ीद बेहतर कर सकें।